हेलो एवरीवन, प्रिसीजन आईएएस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं हूं ए.के. अनुरागी। पिछली क्लास में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली डिस्कस किया था। आज हम पहली क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लेंगे राष्ट्रीय आय। हमारा जो पहला टॉपिक होगा नेशनल इनकम का पहला टॉपिक होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ भागों में तोड़ देंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे परिचय। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत में गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारा क्लास का जो शेड्यूल रहेगा इसके अकॉर्डिंग रहेगा। पहले हम समझने पे ध्यान देंगे, पहले जो हमारा फोकस होगा समझने पे। फिर इसके बाद जो होगा वो फिर इसके बाद हम लिखेंगे। लिखने का काम बाद में होगा, पहले समझने का फिर इसके बाद लिखने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस पे है, इसको आपको समझने में हेल्प होगा। फिर इसके बाद क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको प्रीलिम्स हो या मेंस आप दोनों भी इससे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भारत में 19वीं सदी में हुआ था, जो 19वीं सदी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी। आप सबको ये मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा गणना की गई थी, तो उसमें से आप देखेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये पर ईयर थी। 20 रुपये पर ईयर थी, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में की गई थी। आप इस प्रकार से ये 20वीं सदी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि उस समय 20 रुपये प्रति ईयर थी। फिर ये थी आपकी जो सदी थी 19वीं सदी। फिर आप अगर बात करें 20वीं सदी में, 20वीं सदी में बात करेंगे तो जो आप देखेंगे इसमें प्रथम विश्व युद्ध, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इसमें से आप देखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध में कुछ अर्थव्यवस्थाएं जो कमजोर हो गई, प्लस फिर आप देखेंगे जो आर्थिक महामंदी 1929 की, इससे भी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। प्लस आप देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध, तो इन सब के पश्चात क्या हुआ, इन सब के पश्चात कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, कुछ थिंक टैंक्स के द्वारा मतलब अमेरिका में यानी कि यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे नाम दिया गया ब्रिटेन वुड्स समझौता कह सकते हैं, कन्वेंशन भी कह सकते हैं। ब्रिटेन वुड कन्वेंशन 1944 कहाँ हुआ था? ये यूएसए में हुआ था, यूएसए के शहर में ब्रिटेन वुड्स में, जो यूएसए के शहर ब्रिटेन वुड्स, और जो कन्वेंशन हुआ था 1944 में हुआ था। इसको क्यों किया गया है, जो ये कन्वेंशन हुआ था इसको यहाँ पे करने की जरूरत क्या पड़ी? इसको जरूरत ये थी कि जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था 1944 का, इसमें से आप देखेंगे कि जो 3 आउटकम मोस्टली निकल करके आते हैं। इसमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन था, इसमें भारत यूके से आप देखेंगे तो जो केन्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। और यूएसए आप देखेंगे कि डेक्स्टर वाइट ये यहाँ पे पार्टिसिपेशन किए। और अगर आप भारत से आप देखेंगे तो भारत से थे सी डी देशमुख।
तो ये और भी कंट्रीज के जो प्रमुख थे वो भी थे। और आप देखेंगे कि मेनली आपको भारत वाला याद रखना है, भारत वाला, और आप याद रख सके तो केन्स, क्योंकि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जब हम WTO वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एक ये इसका रेफरेंस आएगा, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो जो ये इनमें से मतलब ये जो कंट्रीज थे इन्होंने मतलब वहाँ पे बैठक की, बैठक करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें से 3 निर्णय लिए गए। जैसे इसमें से पहला था कि जो कुछ जो देश थे जो जैसे कि जिनके अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी या एक तरह से डूबने के कगार भी, तो यानी कि जो कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी, जो कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी उनको आर्थिक सहायता के माध्यम से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्थिक सहायता के माध्यम से पुनः वापस प्रगति पर लाना, पुनः वापस प्रगति पर लाना, ये एक उद्देश्य निकला। फिर जो दूसरा उद्देश्य था इसमें से आप देख सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं डूब गई थी उन्हें पुनः अर्थव्यवस्था में पुनः वापस लाना, प्रगति पर लाना, आर्थिक विकास की ओर फिर से पुनः प्रोत्साहित करना, ये सारा जो इसमें हुआ ये पहला था। अब जो दूसरा था इसमें क्या हुआ, इसमें जो जो कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी उनके एक मानकीकरण हेतु एक संस्था की स्थापना की गई। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे जो संस्था की स्थापना की गई IMF थी, यहाँ पे एक मानकीकरण के लिए IMF की स्थापना की गई। और जो दूसरा था आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता देंगे कैसे, इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जो बहुत सारे देश कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट करने के बाद जो वहाँ पे फंडिंग होगी उसके तहत आप वो किसी देश को भी सहायता दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना की। हालांकि वर्ल्ड बैंक का नाम बाद में रखा गया, लेकिन इस समय जो था इसको नाम दिया गया था IBRD। आप दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले आप IBRD और ब्रैकेट में आप वर्ल्ड बैंक में लिख सकते हैं कि इसको बाद में नाम दिया गया। ये हो गया दूसरा, मतलब जो मानकीकरण हेतु आंकड़ों के भुगतान जो संतुलन थे, जो BOP क्राइसिस दोबारा ना हो इसके संतुलन के लिए, इसके आंकड़े को व्यवस्थित करने के लिए, सबके लिए मतलब IMF की स्थापना की गई। और फिर जो तीसरा आउटकम इसका जो निकला, इसका जो तीसरा उद्देश्य था कि जो मतलब वो विश्व युद्ध के कारण, जैसे किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है, जैसे आप देखेंगे रशिया यूक्रेन के कारण भारत तेजी से जो गेहूं का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा रहा था, महंगाई आई, बहुत सारे जो मतलब तेल के दाम भी महंगे हो गए। तो आप देखेंगे हमको जो डिस्काउंटेड ऑयल भारत परचेज कर रहा है रशिया से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो भी मतलब इंटर रिलेशन जो होते हैं कंट्रीज के बीच में वो भी बाधित हो जाती थी। इसको देखते हुए अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था इसके लिए मूलभूत नियम और समझौता किए गए, मूलभूत नियमों का निर्माण हुआ और उसमें समझौता हुआ, यहाँ पे समझौता हुआ। तो यही आगे जा करके WTO का एक रूप ले लेता है। तो ये आपको ब्रिटेन वुड्स योग समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि जो मतलब फिर आगे आप देखेंगे इसके 1944 की बात हो गई। फिर जब आगे आप जाएंगे तो 1953 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मतलब कि राष्ट्रीय गणना प्रणाली प्रस्तुत की गई, जो कि इसे बाद में 1968 में, 1993 में, 2008 में इसमें संशोधन किए गए और इसके मानक के रूप में इसको बहुत सारे देशों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें से भारत भी एक उसी में से एक देश है। तो आप देखेंगे कि जो 1953 में यहाँ पे आया, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट, UNSNA का कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय गणना प्रणाली।
ये आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। और जब भी आप UNSNA की बात होगी तो आप इसी को ही समझेंगे, कि इतना बड़ा नाम लिखना थोड़ा हो जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं UNSNA। फिर इसके बाद जब वो इसमें 1953 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें फिर संशोधन हुए, जैसे 1968, 1993, फिर इसके बाद 2008 में भी संशोधन हुआ। समय समय पर संशोधन किया जाता है ताकि और बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, और भी इसमें कुछ जो गलतियां हों उनको भी सुधारा जा सके, इसलिए संशोधन समय समय पर किया गया। तो इसी गणना प्रणाली को भारत के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। भारत के द्वारा भी इसी को स्वीकार किया गया, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग इसकी गणना करते हैं। जैसे भारत में GDP की गणना मोस्पाई करता है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो इसकी इस गणना प्रणाली के अंतर्गत इसमें क्या हुआ, जो UNSNA था इसके अंतर्गत यहाँ पे इसके अंतर्गत प्रत्येक देश, यानी कि जो हर देश है, यहाँ पे प्रत्येक देश को दिए गए प्रारूप, प्रत्येक देश को दिए गए प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। राष्ट्रीय आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिक। यहाँ पे आप कह सकते हैं NAS, यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स। यहाँ पे आप स्टैटिक्स इस प्रकार से इसको कहा जाता है, यानी कि UNSA जो भी इस गणना प्रणाली को स्वीकार किया है, जो भी देश के द्वारा स्वीकार किया गया है, तो इसके द्वारा UNSA के अंतर्गत प्रत्येक देश को दिए गए प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं NAS कहा जाता है, यानी कि नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स को कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जो जो आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, तो इसकी जो आर्थिक गणना करनी है हमें, आर्थिक विकास की जो गणना करनी है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको एक समय सीमा होनी चाहिए। अब ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना कि मतलब कि आप किसी भी समय आप चाहें तो गणना कर लें, राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसके लिए UNSNA के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा प्रस्तुत किया गया है, जो कि अलग अलग देश अपने अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत के द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इसी को आप कह सकते हैं वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो एक अब भारत के द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनके अंतिम उत्पाद होते हैं, उनको गणना के लिए एक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो तो इससे क्या बदलता है, हमें GDP पता चलता है, GDP। अब लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि GDP होती क्या है। तो GDP के लिए देखिए, GDP की परिभाषा होती है किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में, अभी हमने वित्तीय वर्ष की बात की ना, ये जो UNSNA के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आप अगर आप मतलब आर्थिक विकास की गणना करना चाहते हैं तो एक मानक समय होना चाहिए, उसके अंदर इसकी गणना की जाती है। तो GDP की परिभाषा यहीं से शुरू होती है, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अंतिम उत्पाद वाली वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से। चलिए अभी आपको समझाते हैं। देखिए, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष
किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अंतिम वर्ड आपको याद रखना है, अंतिम उत्पाद वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। ये आपको याद रखना है। आपको जब भी आप जीडीपी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है अंतिम उत्पाद वाली प्लस आपको मौद्रिक मूल्य। ये अगर नहीं है तो आपकी जीडीपी की डिफिनेशन यहाँ पे कुछ मिस कर रही है, वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी होती क्या है। किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित हुए अंतिम उत्पाद वाली वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। अब आपने नोटिस किया होगा कि देश की आर्थिक सीमा क्या होती है। यह आर्थिक सीमा क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ये हमने बात किया था अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं और उत्पाद क्या होते हैं। हमने अपने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने डिस्कस किया था। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, हमने डिस्कस किया था। अगर आपको अंतिम वस्तु नहीं समझ में आ रही है तो आप पहले क्लास वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो देश की आर्थिक सीमा क्या होती है। देश की आर्थिक सीमा से आशय होता है कि इसके लिए जो एसएनए है, ये 4 घटक जो है डिसाइड करते हैं। आर्थिक सीमा मतलब निम्न 4 घटकों से है जो कि एसएनए के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। जैसे देश की राजनीतिक सीमा, देश की राजनीतिक सीमा। आप देश की राजनीतिक सीमा का मतलब आप देखेंगे ये यहाँ से अब आप मैप को ध्यान दीजिएगा। मतलब जो ये पूरा जो बाउंड्री जो मैंने ड्राइव किया, ये पूरी राजनीतिक सीमा हो गई। प्लस आप देखेंगे किसी देश की सामुद्रिक सीमा, देश की सामुद्रिक सीमा। अगर सामुद्रिक सीमा है तो देश की सामुद्रिक सीमा, जैसे भारत की दोनों साइड सामुद्रिक सीमा लगती है और नीचे इंडियन ओशन भी लगती है। प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे किसी देश का अन्य देशों में दूतावास है। यहाँ पे अन्य देशों में ये 3 हो गए, यानी कि देश की राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा और आप देखेंगे किसी देश के अन्य देशों में जो दूतावास है। जैसे कि भारत का दूतावास अमेरिका में है, तो वो जो अमेरिका में दूतावास है वो भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उसको जोड़ा जाएगा। सामुद्रिक सीमा से आशय है, सामुद्रिक सीमा मतलब कि 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील ये सामुद्रिक सीमा होती है। जो प्रादेशिक सीमा होती है वो होती है 12 नॉटिकल माइल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस इसमें एक और वर्गीकरण किया जाता है, जो मैंने 4 घटक बताए जो यूएनएसएनए के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। 4 घटक इनसे एक ये हो गया देश की राजनीतिक सीमा, दूसरी सामुद्रिक सीमा, दूतावास और चौथा है जैसे जहाज, तेल और भी सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि एयर इंडिया है, एयर इंडिया ये यूके से यूएसए गई, यूके से यूएसए गई तो लेकिन एयर इंडिया तो भारत की है, तो लेकिन ये जब इसकी जो आर्थिक गतिविधि यहाँ पे हुई है तो ये इसका स्वामी कहाँ है, यानी कि एयर इंडिया का स्वामी कहाँ है, एयर इंडिया का स्वामी भारत है। तो आप देखेंगे कि जो इसकी जो आर्थिक गतिविधि है ये भारत की जीडीपी में कैलकुलेट की जाएगी, इस भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। जब जैसे तेल की बात करें, जैसे भारत ईरान में जो मतलब वो ऑयल जो रिजर्व है वहाँ पे फाइंड आउट किए थे,
तो अगर वहाँ से अगर कुछ आर्थिक गतिविधि हो रही तो वो भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत आएगा, ना कि ईरान के। इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करेंगे भारत में जीडीपी की गणना। भारत में जीडीपी की गणना की बात करें तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जो यूएनएसएनए है, इसके अनुसार ही भारत भी इसको मतलब स्वीकार किया है। भारत ने भी इसकी प्रणाली को स्वीकार कर रखा है। तो इसके तहत भारत में जो जीडीपी की गणना है ये मोस्पाई के द्वारा की जाती है। मोस्पाई के द्वारा किया जाता है। मोस्पाई मतलब कि सांख्यिकी एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके तहत मोस्पाई के अंतर्गत आप देखेंगे कई संस्थाएं आती थी पहले। इसके अंतर्गत तो जैसे आप 2019 के पहले देखेंगे तो जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो सीएसओ करता था, यानी सीएसओ और एनएसएसओ मिलकर के करते थे। अब क्या होता है कि जो अब इन दोनों को मर्ज करा करके, यानी कि सीएसओ प्लस एनएसओ, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है एनएसओ, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये बना दिया गया है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। तो आप इसको देखेंगे कि आप विभाग, अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे मोस्पाई कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय के क्यों डिस्कस करना। आप देखेंगे जो पेपर सेकंड है, जो पेपर सेकंड आपका जो सिलेबस में देखेंगे तो उसमें साफ साफ तीसरी या चौथी लाइन में दे रखा है मंत्रालय एवं विभाग। हम देखेंगे तो उसमें भी आपको साफ साफ दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ना मंत्रालय जरूरी हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। तो ये हो गया मोस्पाई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय मोस्पाई के जो अंतर्गत है, इसके अंतर्गत मोस्पाई के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, जो मैंने अभी आपको बताया एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग इन आंकड़ों को जारी करता है। अब जो गणना करता है, यानी कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो एनएसओ जारी करता है। लेकिन एनएसओ के अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत सीएसओ एवं एनएसओ इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। पहले जो था, पहले ये राष्ट्रीय आय की गणना करता था और ये आंकड़े एकत्रित करता था। लेकिन अब क्या है कि अब इसके अंतर्गत, यानी कि एनएसओ के अंतर्गत है सीएसओ और एनएसओ। अब ये जो है आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और जो एनएसओ को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आंकड़े एनएसओ जारी करता है। लेकिन जो मर्ज किया गया 2019 में, इन दोनों को मर्ज करके 2019 में मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। इसकी रिकमेंडेशन जो दी थी, जो रंगराजन समिति की, उनकी अनुशंसा पर, यहाँ पे रंगराजन समिति की अनुशंसा के आधार पर सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जो ये हुआ, इसमें एक विभाग भी बनाया गया है, जो कि मंत्रालय भी है, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं या आयोग भी कह सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है। एक 5 सदस्यीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भी बनाया गया था। कब? 2005 में। तो ये भी आपको याद रखना है। पता चले आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए, एक ऑप्शन ये है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगर जीडीपी के स्रोत की बात करें, कि पहले तो हमने बात की कि जीडीपी की गणना मतलब एनएसओ के द्वारा की जाती है, जो कि मोस्पाई के अंतर्गत आता है।
लेकिन जीडीपी को एकत्रित करने के क्या क्या स्रोत होते हैं, इसको भी तो देखना जरूरी है। इसको स्रोत को देखने के लिए आप देखेंगे कि जैसे कि मैक 21 का डेटा दिया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे जो कर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जो है, जैसे आप जीएसटी देखेंगे, इस प्रकार से भी आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो जीडीपी के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्लास में जो जीडीपी के स्रोत क्या हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लस इसको भी और हम आगे लेकर के अपनी क्लास को आगे बढ़ेंगे। जैसे मैक 21 आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक 21, ये 21 एक नंबर होता है जो हर किसी कंपनी या फर्म के द्वारा को दिया जाता है उनको। ये मैक 21 प्लस कुछ जो टैक्स से रिलेटेड है वहाँ से भी डेटा एकत्र किया जाता है, प्लस जो मोस्पाई के द्वारा जो संगणना की जाती है, वहाँ से भी डेटा को एकत्रित किए जाते हैं। ओवरऑल मिला करके फिर जीडीपी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जीडीपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जैसे कि अब देखेंगे सकल क्या है, निवल क्या है, ये सारा कुछ हम अगले आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय बनाम घरेलू क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये पूरा मेंस के लेवल का है। इसके साथ साथ करंट अपडेट के साथ साथ भी पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए क्लास को, और करंट के साथ इसको अपडेट करते रहिएगा। आपको तो मैं अपडेट करवाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।